इस वक्त पाकिस्तान के फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, पहले इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि अपोजिशन को ये खदशा है और टेलीविज़न प्रोग्राम्स में मसलसल कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अपने कन्वेंशन और मीटिंग्स तो करती रही है, लेकिन जब उनके जलसों का ख्याल आया और वो समझते हैं कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उनके जलसे, तो आपकी हुकूमत ने लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया है कि कोरोना पेंडेमिक फैल रहा है। ये हमने नहीं शुरू किया और ये उनके जलसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। कई हफ्ते कोरोना के केसेस बिल्कुल एक कम सतह पे रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इजाफा होना शुरू हुआ और कुछ इलाकों से ख़ास तौर पर खबर आनी शुरू हुई और हमें डेटा ने बताना शुरू किया कि वहाँ पर केसेस की तादाद बढ़ रही है। तो पहले एक्शन जो इस सिलसिले में लिए गए वो सिंध हुकूमत ने लिए और कराची के अंदर दोबारा से उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं कुछ एरियाज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि कराची के अंदर जो पॉजिटिविटी का रेशो है जो कौमी सतह के ऊपर हमारा 2% से कम रहा 6 हफ्ते तक, कराची में 5% से बढ़ गया था और इसलिए सिंध की हुकूमत ने, और आखिरी खबरें आने तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहां पर, तहरीक इंसाफ की नहीं थी। दूसरा सुनिए, उसके बाद मेरे पास खबर आई इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वहां पर काफ़ी ज़्यादा, वहां पे तो बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी बढ़ गई है, ख़ासतौर पे मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पे पता चला कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मीटिंग की है और वो तो मुकम्मल पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन जो है वो अनाउंस करने की वहाँ पे तजवीज़ पे फैसला हुआ है। मेरे पास खबर आई, मैंने उनसे कहा कि ज़रा रोक जाएं, NCOC के अंदर तफसील से जायज़ा लेने दें और उस तफसीली जायजे के बाद यही फैसला हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन किए जाए और पूरा ना किया जाए। पाकिस्तान में अवाम को फिर आपके तवज्जुह से याद दिला दें कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की नहीं है। और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो एक्शन लिया वो इस्लामाबाद में हुआ। वो आपने भी देखा कि इस्लामाबाद में कुछ एरियाज के अंदर दोबारा से लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है अपोजिशन के जलसों से, वो जलसे करना चाहते हैं। मैं तो सियासी तौर पर मोहित ये बोल रहा था कि इससे अच्छी तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। अगर ऑपोजिशन जो है ना वो जलसों के मैच पे आ गई है तो ये तो आ गए इमरान खान की पिच पे, क्योंकि जलसा इमरान खान से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। पाकिस्तान के पिछले 50 साल के अंदर किसी ने इतने बड़े जलसे नहीं किए जितने इमरान खान करते, तो हमें जलसों से क्या खतरा हो सकता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें और ऐसा भी कोई काम ना करें जिससे रोजगार के ऊपर भी असर आता हो। मैं आपको बिल्कुल दो टोक बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये सियासी मुज़मरात ना हो ना और ये ऑपोजिशन का रोना धोना ना हो, ये वही ऑपोजिशन है जो बोलती थी सारे पाकिस्तान को लॉकडाउन क्यों नहीं कर देते। और आपको एक वजीर आला की तकरीर याद होगी कि आज तक पाकिस्तान से भूख में कोई नहीं मरा। सो भूख से तो कोई नहीं मरा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर सियासत ना होगी तो उससे शायद लोग मर जाएंगे, इसलिए सियासत करने दो। अगर मैं सिर्फ NCOC की हैट पहन के और मैं मैं उसका पहलू इग्नोर कर दूं तो आज मैं अहकाम जारी कर दूं कि तमाम बड़े जलसे जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। और ये मैं ऑन एयर बोल चुका हूं, जो पिंडी में लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ का हुआ था, वो भी अगर मेरा फैसला हो जिसमें मैं सियासी रंग छोड़ दूं तो वो ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, हम उनको कोई बहाना नहीं देना चाहते कि हम उससे घबरा रहे हैं। ये अब उनके ऊपर मुनसर है कि क्या वो गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे या वो जिम्मेदारी का सबूत देंगे। जी असद उमर साहब, लेकिन आप NCOC को हेड भी करते हैं और एक एडवाइस कम अज़ कम NCOC के सामने आई है जिसमें NCOC ने कहा है कि बड़े बड़े जलसे जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो हुकूमत किस वक्त पोजीशन है क्या कि अपोजिशन को आप मना कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो खुद से फैसला कर लें कि क्या करना है? हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कल जो है ये NCC के अंदर गया था ये मामला और NCC के अंदर जो है वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि सिंध के वजीर आला ने कहा कि बाहर जो है उससे कोरोना में कोई फर्क नहीं पड़ता और बाहर जो है कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस वक्त कोई भी यूरोपियन मुल्क उठा के देख लें, अमेरिका उठा के देख लें, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट जो हो रहे हैं वो बगैर क्राउड्स के हो रहे हैं। जो यूरोप में तो बड़ी ही सख्त इस वक्त लिमिटेशंस लगी हुई हैं। इंग्लैंड में आपको पता है वो तो बड़ा फेमस हुआ है आजकल। इंग्लैंड में किसी ने ये भी रेज कर दिया कि मियां नवाज शरीफ जो बाहर खड़े होकर एवनफील्ड के कर रहे हैं वो 6 लोग से ज्यादा जमा होते हैं, वहां सिर्फ 6 लोगों की लिमिट है। हम तो कोई इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट लिमिटेशन की बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर
हसन जो हमेशा कहा करते थे कि बड़ी सख्त इकदाम करने चाहिए, उन्होंने कहा जी कोई जलसे जुलूस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, अगर लाखों बंदा जमा होता है तो हो जाए, उससे कोई कोरोना को फर्क नहीं पड़ता। ये नई एक साइंस इजाद हुई है, ये उनका व्यू था। आजाद कश्मीर के वजीर आजम, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज से मुश्किल से एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि पूरे आजाद कश्मीर को लॉकडाउन कर देना चाहिए, उन्होंने कहा जी हमें इंतजार करना चाहिए, एक महीने, इस महीने के आखिर तक देखें कि क्या सूरत हाल होती है, उसके बाद करेंगे। तो क्योंकि वहां पे एक सियासी रंग आ गया है फैसलों के अंदर, तो वजीर आजम नहीं चाहते थे कि ये नजर आए कि कोई हम सियासी बुनियाद पे कर रहे हैं। तो आज एनसीसी और तो उन्होंने जो फैसला है वो सूबों के पास छोड़ दिया। आज जो है वो एनसीओसी ने दोबारा, आज सुबह हमने बड़ी तफसीली इस पे बातचीत की और आज शाम को गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं तमाम सूबों को हमारी तरफ से। वो काम नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, उनको उन पर अमल दरामद करना जो है वो कानूनन हम लाजिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ख्याल में तदाबीर अपनानी चाहिए और हमने उसके अंदर लिखा है कि बेहतर तो सबसे ये है कि आप बड़े इज्तिमा ना करें, लेकिन अगर बड़े इज्तिमा करना चाहते हैं तो उसके कुछ असूल और ज़वाबित हमने उसके अंदर बयान किए हैं, कम से कम उनके ऊपर अमल कर दिया जाए। अब सूबों ने इसको ट्रांसलेट करना है, सूबे जो हैं इनको एसओपी के अंदर कन्वर्ट करके अपनी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। थोड़ा सा इससे आगे चलते ही नहीं, बुनियादी तौर पर नाज़रीन को मैं इस पर एक समअप कर दूं कि समझ के आ रहा है कि 16 तारीख को गुजरावाला में और 18 तारीख को जो कराची में जलसा पीडीएम और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन कर रहे हैं, वो उसकी अब एहतियाती तदाबीर जो है और उसकी जजमेंट जो है वो हुकूमत अपोजिशन के पास होगी। हुकूमत ने जो कुछ कहना था एनसीओसी के हवाले से कह चुके। असद उमर साहब, आपकी हुकूमत ने 48 घंटे पहले से एक बड़ी फर्म कहा है कि हम हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, जो कीमतें हैं अशाया खुर्दन अशाया और जो कीमतें हैं उनको कम लाने के लिए चीज़ों में। तो कैसे करेंगे ये? तो आप तो खुद इतने बड़े एक बिजनेस मैनेजर रहे हैं कंपनी की, ये तो एक सप्लाई एंड डिमांड इशू है। अगर चीज़ों की सप्लाई होगी रिटेलर के पास, उनको पीछे से चीज़ें आ रही होंगी, फरावानी होगी, तो ज़ाहिर है फिर वो कीमतें ज़्यादा ऊंची नहीं रख सकेंगे। आप इसमें किस किस्म की इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर जैसे वज़ीर आज़म ने पहले बयान दिया था, तो आज वो बड़ी एक तफसीली मीटिंग करें, मेरे ख्याल में तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग थी कैबिनेट मीटिंग के बाद। उसके अंदर सूबे भी शामिल हैं वहाँ पर। मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या वहाँ पर फैसला किया है या किन इक़दामात के ऊपर हतमी फैसला हुआ है, लेकिन वो ज़ाहिर मीटिंग के बाद वो जारी कर दिए जाएंगे। तमाम पहलू देखे जा रहे हैं, बिल्कुल शाय खुर्दनोश की तरसील जो है उसको मुमकिन बनाना, सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कुछ केसेस के अंदर होर्डिंग भी एक फैक्टर हो सकता है। लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो भी एक हकीकी फिनोमेना है और वो कुछ अशिया के अंदर उसका भी एक असर हो सकता है। और भी जितने मुख्तलिफ पहलू हैं जिनकी वजह से कीमतों के ऊपर असर पड़ सकता है, वो तमाम पहलू देखे जा रहे हैं उस मीटिंग में। जैसे मैंने कहा, वो तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग थी जो आज अभी शाम को प्राइम मिनिस्टर ने अभी शायद ख़त्म हुई है थोड़ी देर पहले, तो उसके ऐलानात आ जाएंगे और आपको जो फैसले किए हैं वो भी पता चल जाएगा। एक चीज़ असद उमर बहुत अजीब है असद उमर साहब, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और आपकी पार्टी के और लोग भी कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, शायद किया जा सकता है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म में या उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन ये समझती है कि टाइगर फोर्स एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बन जाएगा। ये तो एक, और ये बात जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर, इसी किस्म के खदशात का इजहार किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर ने ये टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स जो हैं वो लोग जो कौमी मामलात के अंदर हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार हैं एक वॉलंटियर बेसिस के ऊपर, उसका ऐलान हुआ था कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस वक्त भी इसी किस्म के खदशात का इजहार किया गया था कि पता नहीं लड़ाई झगड़े हो जाएंगे कि क्या हो जाएगा। आपने देखा वो कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने एक अच्छा मस्बत रोल प्ले किया। किस किस्म की ड्यूटीज उनको दी गई। मसाजिद के अंदर जिस वक्त तरावी का फैसला हुआ कि होंगी और उसके लिए SOPs बने, तो वो लड़के जो हैं वो 2-2-3-3 लड़के जो हैं मस्जिद के बाहर जाके बैठ जाते थे और नमाजी जब अंदर जा देते थे तो एक दफ़ा दोबारा याद दहानी करा देते थे जी क्या एहतियाती तदाबीर है जिनको किया जाए। इसी तरीके से वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि कोई अशिया खुर्दनोश जो हैं वो मौजूद हैं, अवेलेबल हैं या नहीं है, दस्तियाब हैं कि नहीं है। इस किस्म की ड्यूटीज़ और 2-3-4 ऐसे ही काम थे। उसका ये मतलब नहीं है कि वो उन्होंने पाकिस्तान की जो सरकारी इंतज़ामिया है वो उसके नेमुल बदल के तौर पर आ गए हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए एक रोल जो है उनका भी बनता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वही अब ये तो हमारा कसूर नहीं है कि इमरान खान के एक कॉल के ऊपर जो है
हजारों नहीं लाखों लोग वॉलंटियर करने को तैयार हो जाते हैं और दूसरे सियासतदानों को नहीं मिलता ऐसा मौका। अच्छा असद साहब, आपने एक बात की कही, आपने कहा कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है जो 4 बजे ख़त्म हुई है, उस मीटिंग के बाद 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग मीटिंग की है। तो प्राइस कंट्रोल का इशू अगर कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ तो ये 4 घंटे की इतनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग है, इसमें फिर क्या डिस्कस हुआ? और ये इतनी बड़ी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं जिसका बहुत चर्चा है शहर में कि पहले नहीं होती थी गालबन इतनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग्स, हर ट्यूसडे को 4 घंटे की कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें क्या फिर डिस्कस किया? सर हर दफा कैबिनेट की काबीना की जो मीटिंग होती है उसके अंदर 12, 14, 16 आइटम्स होते हैं और हर एक के ऊपर सैर हासिल बहस होती है। वज़ीर आज़म यकीन रखते हैं मुशावरत के अंदर, वो चाहते हैं कि फैसले जो है मुशावरत से किए जाएं और वो अपने आप को अक्ल नहीं समझते। ये पाकिस्तान की तारीख में कम हुआ है कि इस तरीके से कोई काबीना चलाए और इस तरीके से फैसले करे। तो आज भी इसी तरीके के बहुत सारे फैसले थे जो काबीना के पास आए, वहाँ बहस मुबाहिसा, कभी कभी तो थोड़ी ज़रा जज्बाती गुफ्तगू भी हो जाती है, जो उसके फ़ौरन बाद टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो जो मुल्क चलाने के मामला जो वफाक के फैसले हैं वो वफाक के फैसले काबीना के सामने रखे जाते हैं और वहीं पे फैसले होते हैं। और यहाँ पर भी जो प्राइस कंट्रोल वाला की अगर कोई भी ऐसा कोई नया लॉ है या कोई नई एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी है तो वो अल्टीमेटली काबीना के पास आएगी अप्रूवल के लिए।